नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। मॉडल प्रश्न पत्र के 3 जो वीडियो थे वो हमने आप सभी को उपलब्ध करवा दिए हैं और 3 पेपर आपके बहुत ही अच्छे गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आप सभी ने दिए हैं पेपर से संबंधित। हिस्टोपैथोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, सभी में मॉडल प्रश्न पत्र से लगभग 40 से 50% मार्क्स के जो प्रश्न हैं वो आप सभी के पेपर में आए हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मॉडल प्रश्न पत्र जिन भी स्टूडेंट ने पढ़ा है उनका पेपर बेहद अच्छा गया है और उनके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे आने की संभावना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से आप जो बीएमएलटी थर्ड ईयर का लास्ट पेपर है आपका हेमेटोलॉजी का, उसका वीडियो लेकर के मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से बहुत फायदा मिल रहा है स्टूडेंट को। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, जिन्होंने कहा था कि पेपर बहुत जल्दी हो रहे हैं, हमें समय नहीं मिल पाया है, तो उन्होंने जितना भी कुछ अपना सिलेबस तैयार किया था, जितनी भी स्टडी की थी, उसके बाद उन्होंने अगर समय का जैसा बताया था कि समय नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर मॉडल प्रश्न पत्र के वीडियो जिन भी स्टूडेंट ने देखे हैं उसकी सहायता से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर सॉल्व किया है और बहुत ही अच्छा पेपर गया है जिससे रिजल्ट आने की भी अच्छी संभावना है। तो इसी के साथ हम आज ये जो अपना वीडियो है हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट का वो शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, प्रश्न का जो पैटर्न है उसको समझिए, शब्द सीमा आपको इसका आंसर कितने में करना है ये आपको मैंने बार बार वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं उनको सॉल्व किस तरह से करना है, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए और एक अच्छा आंसर कैसा हो सकता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने की संभावना हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये बीएमएलटी थर्ड ईयर का 2025 में जो अंतिम वीडियो है मॉडल प्रश्न पत्र का वो आप सभी के सामने है। तो हम शुरू करते हैं। और एक बात और मैं जो अपने वीडियो में हमेशा आप सभी कहता हूं कि ये जो पेपर है, हम जो मॉडल प्रश्न पत्र बनाते हैं, ये प्रश्न पत्र बिल्कुल एक सटीक विश्लेषण किया जाता है। जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको देखते हुए और जो सिलेबस है उनको सामने रख करके उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद हम ये जो भी 30-40 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर के आते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते हैं, एक प्रश्न भी अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है वो प्रश्न आपके पेपर में आ जाए और वो प्रश्न आपसे उसका उत्तर आपसे नहीं बने। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए, अच्छी तरह से रिवाइज करिए और अच्छी तरह से लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो पहला क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी का वो देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न मैंने रखा है, एन्यूमरेट कॉजेज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं एनीमिया आप सभी ने पढ़ा होगा। बीएमएलटी थर्ड ईयर की हेमेटोलॉजी में एनीमिया काफी अच्छा टॉपिक है और हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न जो है वो समझते हैं कि एन्यूमरेट कॉजेज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये जो प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो एनीमिया होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा एनीमिया के बारे में। देखिए इसका मैंने आंसर थोड़ा सा डिटेल में लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैंने माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दिया है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ उससे कॉजेस पूछेगा, आपसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न जो है उसको अच्छी तरह से समझिएगा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है। तो माइक्रो का मतलब आप सब जानते हैं कि सूक्ष्म होता है। माइक्रो ऐसे एक तरह से ऐसे एलिमेंट जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए आपको क्या होता है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माइक्रो कहलाते हैं। और साइटिक जो टर्म है वो सेल से संबंधित है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में अगर मतलब निकालें तो सूक्ष्म कोशिका। जैसे आप देखते हैं कि एक कोशिका का जो सामान्य आकार होता है, अगर उस सामान्य आकार से कोशिका छोटी हो जाए और सूक्ष्म हो जाए, माइक्रो हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक। ठीक है, ऐसी कोशिका माइक्रोसाइटिक सेल कहलाती है। और दूसरा होता है हाइपोक्रोमिक। आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, हाइपो पढ़ा होगा, हाइपर पढ़ा होगा। हाइपो का मतलब होता है कम और क्रोम जो है वो रंग से संबंधित है। ठीक है, तो जनरली ये जो एनीमिया संबंधित है ये हमारी आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा रंगीन पिगमेंट होता है, कौन सा कलर वर्णक होता है या कलर पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जिसके कारण आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ऐसी कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए और वो कोशिका अपने सामान्य आकार से छोटी हो जाती है या सूक्ष्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक पूरी की पूरी इसके ओवरऑल डेफिनेशन एक पढ़ लेते हैं कि जब आरबीसी का आकार सामान्य से कम हो जाता है एवं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी सामान्य से
कम हो जाती है, तब यह अवस्था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी कहलाती है। जैसा मैंने ऊपर बताया था, माइक्रोसाइटिक मतलब सूक्ष्म कोशिका, इसका आकार सामान्य से कैसा हो गया, कम हो गया। और हाइपोक्रोमी का मतलब इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी। देखिए, जब कोशिका सामान्य होगी तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य बनी होगी, लेकिन अगर वो कोशिका अपने से आकार में बड़ी हो जाए या आकार में छोटी हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें जितने भी अवयव पाए जाते हैं उनकी मात्रा भी जो है वो डिसबैलेंस होगी। तो जब कोशिका आकार में छोटी हो रही है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कैसी होगी, कम होगी। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो उस कोशिका का रंग कैसा होगा, वो कलरलेस होने लगेगी, रंगहीन होने लगेगी। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब आरबीसी का आकार सामान्य से कम हो जाता है एवं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी सामान्य से कम हो जाती है, तब यह अवस्था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाती है। ठीक है, यह माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कहलाती है। इस स्थिति में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। ठीक है, अब इस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की जब स्थिति बनेगी तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होगा 60 टू 80 क्यूबिक माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एमसीएससी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग 20 टू 30% हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये चेंजेस उसमें आ सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकता है, क्या क्या कारण है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के, तो बहुत सारे कारण है। पहला कारण जो है वो आयरन डेफिशिएंसी ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर शरीर से कहीं से भी रक्त स्राव हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी कमी से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस होने से शरीर में क्या होगा, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की अगर कमी होगी तो उसके कारण भी ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी को जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या होता है, आयरन की आवश्यकता पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है। तो जब ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन जो है उसका क्या हो रहा है, आयरन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, आयरन की कमी हो रही है। जब आयरन की कमी होगी तो ब्लड सेल के निर्माण में कमी आएगी। ठीक है, या हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आएगी। इसके बाद और क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जनरली इसमें होना चाहिए इम्प्रॉपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में जैसे आयरन की कमी होती है, आयरन का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं होता है, तो भी क्या हो सकता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। और नेक्स्ट रीजन जो है एक्सेस डिमांड, सॉरी, एक्सेस डिमांड, आयरन की अगर अतिरिक्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता हो रही है और उसकी जो जो उसकी पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कारण है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वाले रोगियों में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, जिनको बार बार ब्लड की आवश्यकता होती है, इनका बोन मैरो डिसफंक्शनल रहता है, बोन मैरो अच्छे से काम नहीं करता है, जिसके कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता और ब्लड की हमेशा कमी बनी रहती है। तो थैलेसीमिया में भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड पॉइजनिंग में भी क्या होता है, आयरन की कमी हो सकती है, जिसके कारण माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। तो एक अच्छा सा आंसर है। अगर इसमें आपसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक के बारे में पूछता है, सेल क्या होती है, तो उसके बारे में आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के क्या कारण है, तो कॉज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक बेहतरीन आंसर है। इसको आप इस तरह से आप आंसर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वो इसमें पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, और क्वेश्चन का मैं हमेशा आपको तरीका बताता हूं। जिन लोगों ने भी इस चैनल के वीडियो अभी तक देखे होंगे उन लोगों को मैं अक्सर बताता हूं कि जहां भी आपको जरूरत ऐसा लगता है, खासकर 10 मार्क्स में और 15 मार्क्स के आंसर में, जहां पर भी आपको लगता है कि हमें यहाँ पे डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, तो डायग्राम बनाइए। एक प्रभावी उत्तर लिखने के लिए डायग्राम बहुत जरूरी होता है। और जब आप डायग्राम बना के कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में ही डायग्राम बनाना, आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि आपको 2 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन है उनका आंसर जनरली 3 से 4 लाइन में करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें आपको लगता है कि डायग्राम बनाना है, तो जरूर बनाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं कम शब्दों में। कम शब्दों का मतलब यह है कि जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है उसी शब्द सीमा में आप आंसर करिए, डायग्राम बनाइए, तभी आपको उसके उत्तर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एन्यूमरेट कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ऐसी सेल जो आकार में कम हो रही है और उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कहलाती थी। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एन्यूमरेट कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक, कोशिका तो सामान्य से कम आकार की है लेकिन नॉर्मोक्रोमिक, हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी, सामान्य बनी है, तो भी एनीमिया उत्पन्न हो रहा है। इस एनीमिया का क्या कारण हो सकता है, तो इसका आंसर आप करिएगा, अच्छे से लिखिए, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन्यूमरेट कॉजेज ऑफ माइक्रोसाइटिक
सॉरी, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसमें क्या होगा, मैक्रोसाइटिक में ऐसी कोशिका जो अपना आकार सामान्य से बड़ा कर लेती है, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक कोशिका कहलाती है, और हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आकार जब बड़ा होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। इस कोशिका को, ऐसी कोशिका या ऐसा एनीमिया मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से मैंने पहले क्वेश्चन का आपको आंसर बताया था। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है एन्यूमरेट मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया, ठीक है। एनीमिया का मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स क्या होता है, या मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, तो इस तरह के जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टाइप्स हैं वो एनीमिया में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन हीमोलाइटिक एनीमिया एंड इट्स कॉजेज विथ लैब डायग्नोसिस, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं अभी तक उनमें सब में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रेंज सबकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल रेंज को गैस करना बिल्कुल भी, या इसको प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, कहीं से भी नॉर्मल रेंज किसी का भी पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी नॉर्मल रेंज जिसमें मैंने बताया है इस क्वेश्चन के अंदर से ही आपको नॉर्मल रेंज निश्चित रूप से आपके पेपर में आएंगी। तो नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीवी मींस कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मींस कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच एमसीएचसी मींस कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, टोटल प्लेटलेट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, पीसीवी पैक्सिल वॉल्यूम, ब्लीडिंग टाइम यानी कि बीटी, क्लॉटिंग टाइम सीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, पीटी और एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये इनके जो भी नॉर्मल रेंज है आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इनमें से एक या दो नॉर्मल रेंज भी आते हैं तो आपको 2 मार्क्स का या 2 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चन आपको इजीली बन सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए। अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, मैं बार बार कहता हूं कि सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, पूरी तैयारी कर ली है, फिर भी आप मॉडल जो पेपर के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, मॉडल प्रश्न को बताया है, उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करके अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्योंकि हर पेपर में आप सभी ने देखा है कि 40 से 45 नंबर, 40 से 50 नंबर के जो प्रश्न हैं वो मॉडल प्रश्न पत्र से एज इट इज आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह की तैयारी आप स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं, कम समय में आप ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छी तैयारी आपने करी है, लेकिन फिर भी जब आप पेपर देने जाते हैं तो 100 में आपके 50-60 नंबर या 70 नंबर थ्योरी में आते हैं। पर जब आप इस मॉडल प्रश्न पत्र से पेपर की तैयारी करते हैं तो वही जो आपका रिजल्ट जो आता है वो बेहतर हो जाता है 30 से 40%। तो कहीं ना कहीं आप 80 से 85% जो मार्क्स है वो आसानी से आपको पेपर में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, ठीक है। मेल में, फीमेल में और चिल्ड्रन में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इट्स कॉजेज विथ लैब डायग्नोसिस, ठीक है। तो देखिए इसमें इस जो हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, इसमें एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनीमिया से ही आते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं, इसका लैब डायग्नोसिस क्या होता है और ये क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन्यूमरेट पर्निशियस एनीमिया इट्स कॉजेज एंड लैब डायग्नोसिस, ठीक है। लैब डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया एंड इट्स कॉजेज, ये आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम एनीमिया से है, एक्सप्लेन सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 साइटोकेमिकल स्टेन यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। ये क्वेश्चन एक नया है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पेपर का पैटर्न अब बदल रहा है। अब आपसे कुछ डीप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा, कुछ डीप नॉलेज भी आप रखते हैं और आपसे कुछ सिलेबस से कुछ डीप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इसी तरह क्वेश्चन है, नेम 2 साइटोकेमिकल स्टेन यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के डायग्नोसिस के लिए हम किस प्रकार के साइटोकेमिकल स्टेन का यूज करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट ALL acute lymphoblastic anemia या lymphatic leukemia, सॉरी acute lymphatic leukemia from myeloid leukemia, ठीक है। which stain is used to differentiate, हम किस स्टेन का यूज करते हैं ALL को ल्यूकेमिया, माइलॉइड ल्यूकेमिया से डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। माइलॉइड ल्यूकेमिया है कि ALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, इन दोनों में अंतर करने के लिए हम किस स्टेन का यूज करते हैं, क्वेश्चन का मतलब यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट क्लासिफिकेशन ऑफ CML एंड
AML, CML आप जानते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, और AML जो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, दोनों कैंसर के ही रूप है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया पेपर में आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का है, एन्यूमरेट क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पेपर में आ चुका है, लेकिन फिर भी पेपर में आने की संभावना है, और आप सब देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र अगर आपने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़े, आपका काम इतने में हो जाना है, 50% आपके मार्क्स आराम से हो जाएंगे। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था ल्यूकेमिया के बारे में। अब हम अपने 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है, नेम टू कॉमन टेस्ट यूज्ड टू एसेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को एसेस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, कौन कौन से टेस्ट का यूज करते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पॉलीसाइथीमिया विथ इट्स क्लासिफिकेशन। पॉलीसाइथीमिया क्या है और इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको आंसर करना है। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, एन्यूमरेट DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation। ये एक नया क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में कोagulation फैक्टर है, तो इसमें से ये क्वेश्चन की संभावना बनती है, इसलिए मैंने लिखा है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के बारे में जरूर एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है ये क्वेश्चन आपके। एन्यूमरेट DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन्यूमरेट फाइब्रोनोलिसिस टेस्ट। फाइब्रिनोलाइसिस टेस्ट या फाइब्रिनोलिसिस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको डिटेल में ही ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप डिटेल में ही पढ़िएगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र में जो भी पेपर में जो मैं प्रश्न बता रहा हूं, उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन भी जो है वो डिटेल आंसर उससे पूछ लेता है आपसे। तो क्वेश्चन को आप ऐसे तैयार करिए कि अगर वो 15 मार्क्स में आता है तो भी आप उसका आंसर कर सकें, 10 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है, तो आप इस तरह से तैयार करिए कि ये जितने भी नंबर में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जितने भी अंक का प्रश्न पूछे, आपको उसमें से आसानी से आंसर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट डी डाइमर एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट FDP टेस्ट। तो डी डाइमर क्या होता है और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना। जनरली ये कोagulation फैक्टर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर, कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब प्लेटलेट की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तब वह स्थिति थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है, और प्लेटलेट की मात्रा शरीर में सामान्य से अधिक होने पर वह स्थिति थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। अब ये इतना बस क्वेश्चन का आंसर लिखने से मतलब नहीं है। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की रेंज कितनी है, कितने से कम प्लेटलेट होगी तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे, या किस मात्रा में अगर प्लेटलेट अधिक हो जाए तो उसकी रेंज क्या होगी, उसको भी आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देने से आपको आंसर पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे कि प्लेटलेट की मात्रा सामान्य से कम हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अधिक हो गई थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, इसकी रेंज आप जरूर लिखें कि इतने से कम में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, इसके बारे में साइटोजेनेटिक्स का ये जो है टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन फिश FISH विथ इट्स प्रिंसिपल। फिश टेक्निक क्या है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये भी आपको इसका लिखना है आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो है वो भी आपने भी प्रीवियस ईयर्स में नहीं देखे होंगे, पर ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से है और इनकी संभावना रहती है पेपर में आने की। ठीक है, तो तैयारी इस तरह से करिए कि पेपर चाहे जैसा हो आपका आंसर आसानी से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम टू कॉमनली यूज रेडियो आइसोटोप्स इन हेमेटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स। हेमेटोलॉजी में किस प्रकार के रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन सिकलिंग टेस्ट एंड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए हम सिकलिंग टेस्ट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसमें क्या केमिकल यूज किया जाता है, तो उसके बारे में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन PT एंड APTT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इनके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस लिखना, आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इसको। 25th नंबर क्वेश्चन है, एन्यूमरेट शिलिंग टेस्ट। शिलिंग टेस्ट क्या है, जनरली विटामिन B12 का पुअर एब्जॉर्प्शन जब होता है तो उसको पता लगाने के लिए हम शिलिंग टेस्ट लगाते हैं। तो ये आंसर आप इसका देख लीजिएगा। ये 25 प्रश्न है, इसका भी एक अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, और इसमें अगर मैंने टाइप ऑफ हीमोफीलिया बस दिया है तो सिर्फ आप टाइप ऑफ हीमोफीलिया बस मत पढ़िएगा, आप हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया के कितने प्रकार होते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन्यूमरेट टीआईबीसी। टीआईबीसी क्या है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो टीआईबीसी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या अनुप्रयोग होते हैं और क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में डिटेल में आंसर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसको बताइए। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि एन्यूमरेट कूम टेस्ट विथ इट्स टाइप। कूम टेस्ट क्या है, कूम टेस्ट कितने प्रकार का होता है और कैसे करते हैं? तो जनरली आप जानते हैं कूम टेस्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूम टेस्ट पेपर में आने के फुल चांसेस है कूम टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ RIA, रेडियो इम्यूनो एसे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस से क्या कारण हो सकते हैं और ल्यूकोपीनिया के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन G6PD डेफिशिएंसी टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी अच्छा है, पर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, काफी इजी भी नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये, पर एक बार देख लीजिएगा एक नजर, इसको शायद पेपर में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंज बॉडीज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 35th नंबर का है, डिफरेंस बिटवीन हिमेटोक्रिट एंड पीसीबी। हिमेटोक्रिट और पीसीबी में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको हेमेटोलॉजी के बताए हैं, इनको एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से अपना पेपर करिए। और अगर आप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और अभी तक जो भी मॉडल प्रश्न पत्र आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं, उनके बारे में आपका अनुभव कैसा रहा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आगामी जो बीएमएलटी सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं, उसके लिए हमने पहले से ही वर्ष 2025 के मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिए हैं। अप्रैल में बीएमएलटी के फिर से एग्जाम है, अभी डीएमएलटी का रिजल्ट भी आया हुआ है बीच में। तो इसी तरह से क्रम एक एक करके ग्रेजुअली जो भी आपके पेपर हो रहे हैं या जो भी आगे गतिविधियां, इस चैनल पर आपको सारा कुछ मटेरियल मिलेगा। हम प्रयास करें कि आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस भी इस पे स्टार्ट कर सके बीएमएलटी और डीएमएलटी के लिए। तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी को आपके अंतिम पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।